हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो आपका 3 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है अच्छे से कर रहे होंगे। तो 3 तारीख को मैथ्स का पेपर है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके, है ना। तो आज हम लोग एमसीक्यू जो आपके 30 एमसीक्यू पूछ जाते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को में जो 3 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। जो आपका 3 मार्च को एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आप लोगों को इसमें आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ये मान के आप चलिए कि आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या होगा, 2 से ये 60 बार में, 2 से 30 बार में, ठीक है। फिर 2 से, फिर यहाँ पे 2 से, फिर यहाँ पे 2 से 15 बार में, फिर 2 से यहाँ पे 5 बार में, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, मतलब 3 2 बार है, 1 3 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड इसका मान क्या होगा। तो देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 6 और 20 का एचसीएफ है ना। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ तो देखिए बहुत तरीके निकालने के लिए, जैसे हम लोग 6 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 3, और 20 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 5। कॉमन जो आएगा, जो दोनों में दिखेगा वही एचसीएफ होता है। तो देखिए दोनों में 2 ही दिख रहा है, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है ना। तो ये हो जाएगा चौथा नंबर आंसर 2m + 1, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 5वां नंबर यहाँ पे कह रहा है कि y = px ग्राफ दिया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो ध्यान रखिए कि अगर जब आपका ग्राफ दिया हुआ है ना तो x अक्ष को जितना बार कट कर रहा होगा उतना ही जीरो होगा। x अक्ष को जितना बार कट कर रहा होगा उतना ही जीरो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि बहुपद x² - 3 का शून्यक है, ठीक है। शून्यक यहाँ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए। यहाँ पे अगर देखें तो x² - 3 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया, x² = 3 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया x बराबर ±√3, ठीक है। तो ±√3 कहाँ दिख रहा है, तीसरा नंबर। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा वो द्विघात बहुपद होगा। तो अगर आपको याद होगा कि जब कोई शून्यकों का योग दिया हुआ होता है तो ये बहुपद होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, है ना, जहाँ पे अल्फा बीटा जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शून्य दिया हुआ -3 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो जोड़ के लिख देना है, क्या हो जाएगा, x² माइनस में यहाँ पे -3 + 2x, फिर प्लस -3 गुने 2, क्या आ गया, यहाँ से आ गया x² और -3 + 2 किए तो माइनस में 1 आया, बाहर में माइनस है तो प्लस हो गया, यानी यहाँ पे हो गया प्लस में x, और यहाँ पे -3 गुने 2 है तो -6 हो गया। कहीं दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है ये चीज़ कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा सुनिए, यहाँ पे एक चीज़ गलती क्या की ना हम, कि भाई यहाँ पे शून्यक नहीं दिया, भाई शून्यक नहीं है, शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है।
तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू को बैठाते हैं ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 और साथ में क्या हो जाएगा x, साथ में प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में +3x साथ में +2, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिला, यहाँ पे मिला हम लोग को ऑप्शन 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि यहाँ पे a1/a2 b1/b2 ये बराबर नहीं है c1/c2 का, तो अगर समीकरण निकाय इसका क्या है, कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर 2 हल है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं है, ये कंडीशन था कोई हल नहीं का। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है ना। तो क्या कीजिए भाई, रख के देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, काम खत्म। अगर यहाँ पे 2 को रखें तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 और यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस में 1 यानी 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसको सेटिस्फाई किया, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और x की जगह पे 2 रखें तो प्लस 2 गुने -1 -2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया, अब 4 बचा, मतलब यहाँ पे पहला नंबर हो गया, यहाँ पे पहला नंबर हो गया। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास है ना 3 मेथड, ग्राफीय विधि है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन संगत। ठीक है, जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर, कह रहा है समीकरण युग्म इसका और इसका के कितने हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, इसका निकालने का तरीका क्या था, इसका निकालने का तरीका क्या था कि अगर a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तो यहाँ पे होता था एक सॉल्यूशन, एक हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो इसमें होता था अनंत। ठीक है, इसमें होता था अनंत। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग गौर से देखें तो a1 यहाँ पे कितना है 3 है, a2 यहाँ पे कितना है 2 है, b1 2 है, a3 एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्या है कि a1x + b1y में अगर देखें तो यहाँ पे अगर a1 a2 लिखना चाहें तो a1 यहाँ पे है 3, b1 यहाँ पे है 2। देखिए पहले इसको चेक कर लीजिए कि a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तब फिर c1/c2 के लिए चेक कीजिए। अब अगर a2 की बात करें तो a2 यहाँ पे 2 है और b2 की बात करें तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब a1/a2 किए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे a1/a2 किए हैं, ठीक है, तो a1/a2 निकालने जब हम लोग यहाँ पे क्या आ गया 3/2, और b1/b2 किए तो यहाँ पे क्या आ गया 2/-3। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, जब बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन, इसका हो जाएगा एक सॉल्यूशन। ठीक है, एक हल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 12 नंबर, कह रहा है समीकरण निकाय, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये कह रहा है कि अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब क्या हुआ, अद्वितीय हल इसका मतलब हुआ आपका कि a1/a2 जो होगा, a1/a2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा b1/b2 के, है ना। a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 2/2, ये बराबर नहीं होना चाहिए 1/-k के, 1/-k के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2 से 2 कटा, यानी k का वैल्यू यहाँ पे हो गया ≠ -1। तो यहाँ पे k -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है, यानी कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के बाकी तीनों होगा, बाकी तीनों होगा। चलो अगला सवाल देखो,
कह रहा अधिरेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहते हैं संपाती। संपाती नहीं, एक सेकंड, क्या कह रहा है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइंस ऑफ इट्स ग्राफ विल बी, दो होगा, एक प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा। एक सेकंड, असंगत बोल रहा है यहाँ पे, असंगत बोल रहा है। असंगत के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा समांतर। असंगत बोल रहा है, संगत बार बार दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे असंगत बोला गया है, इसका हो जाएगा समांतर। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट बोला जा रहा है तो इसके लिए हो जाएगा समांतर। जब समांतर रेखा होता है तभी इनकंसिस्टेंट आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो उसका होता है हल नहीं होता है ना। बाकी कंसिस्टेंट जब होता है आपका संपाती हो, प्रतिच्छेदी हो, तो इसके लिए तुम्हारा जो हल है वो निकलता है। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे कुछ दिख रहा। हाँ देखिए, दूसरा नंबर को वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किए तो हुआ x² + x + 8 बराबर, अगर इधर गुना किए हम लोग तो हुआ x² है ना, a + b और a - b में गुना हुआ, यहाँ पे हुआ x² और साथ में -4। ठीक है, देखो दोनों तरफ से x² कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला नंबर देखो, अगला सवाल, क्या द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विवितकर है। विवितकर मतलब यहाँ पे d निकालने बोला जा रहा है कि b² - 4ac करके d निकालो। अब यहाँ पे देखो a कितना है, 3 है, b कितना है, -5 और c कितना है, 2 है। सारा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, काम हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर फिर -4 गुने a कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, गुने c यहाँ पे 2 है, -5 का स्क्वायर हो गया 25 -4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो माइनस में 24 आ गया, और 25 में से 24 घटाएं तो 1 हो जाएगा, यानी 15 का हो गया 1 नंबर आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि x² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि यहाँ पे b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए। अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के लिए मूल की प्रकृति होगी। तो मूल की प्रकृति किसको दिखाते था, जब d निकालते थे। तो इसमें क्वेश्चन में देखें तो d निकालना है तो a b c निकाल लो पहले, a हो गया 2, b हो गया -5, c हो गया 3। d के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुने ac, तो a यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे 3 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी करेंगे तो 25 होता है, और यहाँ से हो गया 4 दूनी 8 या 24, यानी d हो गया 1 ≠ 0। d यहाँ पे 1 आ गया ना, > 0 कह सकते हैं, ≠ 0 का अच्छा रहेगा, लिख दो कि > 0 है। अब जब d > 0 आता था, d > 0 आता था तो क्या कहते थे, वास्तविक होगा तथा असमान होगा, याद है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है मूल समान है तो k का मान होगा। जब मूल समान है इसका मतलब d = 0 कह रहा है, और यहाँ पे d निकालो, क्या हो जाएगा, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे k है और c यहाँ पे 3 है। तो d लगाओ, b² - 4ac = 0, तो b क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -4ac, यानी 4 गुने a 2 हो जाएगा, c यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से k² आ गया, 4 दूनी 8 या 24, यानी k² = 24 हो गया। k का वैल्यू हो गया ±√24, और ये रूट में निकालो बाहर तो हो जाएगा 2√6, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के एक पुल -2 है तो k का मान होगा। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे -2 भर दो, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -k - 2
माइनस 10 बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस के माइनस 2 ये हो गया प्लस में 2 के माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया देखो 2 के और 4 में से 10 गया तो माइनस में 6 बचा, माइनस 6 को उधर भेज दिए तो प्लस में 6 चला गया, 2 से 6 कटा 3 बार में, मतलब के का वैल्यू आ गया 3। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 20 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि भाई एक समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण, कह रहा है इसका मूल क्या होगा। सिंपल सा सवाल देखो, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे अगर गुना करें 6 और माइनस 2 का तो माइनस 12 आया। अब माइनस 12 को कैसे तोड़ें ए बी में कि इसका सम जो है वो हो जाए -1। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे देखो 6x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा माइनस में 2। फिर इन दोनों में से एक कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3x माइनस में 2 बराबर 0। दोनों जगह पे दिख रहा होगा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 को कॉमन लिए, यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से क्या हो गया, इसको इक्वेट किए 0 से और एक बार इसको इक्वेट किए 0 से। यहाँ से हो गया x बराबर 2/3 और यहाँ से हो गया x बराबर -1/2। मिला लो आंसर कहाँ से हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो 21 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि 3 3 3 का सार अंतर है 0। 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। चलो अगला देखो, कह रहा है कि एक एपी का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा। अरे दूसरा पद पूछा जा रहा है तो क्या होगा a प्लस डी। प्रथम पद भी 10, सार्वंतर भी 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 हो गया, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एपी में अगर a 7 है, d 3 है, n 8 है तो an क्या होगा। मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि a 8 बताओ क्या होगा, तो a प्लस 7d होगा, है ना। a यहाँ पे 7 है प्लस 7 गुने t यहाँ पे 3 है, वैल्यू रखो 7 प्लस 7 गुने 3, 7 3 21 हो गया, 21 और 7 हो गया 28। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। मतलब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि 3 जोड़ 6 जोड़, मतलब मान लो कि यहाँ पे S5 ये पूछा जा रहा है कि 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15, इसका पूछा जा रहा है सम कितना होगा। ऐसे ही जोड़ लो ना, नहीं तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो अगर नहीं जोड़ पा रहे वैसे तो। ठीक है, क्या हो जाएगा n/2, फॉर्मूला आता है ना n/2 a प्लस एल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, n यहाँ पे 5 है तो गया 5/2 गुने a प्लस एल लगाएंगे यहाँ पे, तो a 3 है, l यहाँ पे 15 है ना, लास्ट टाइम 15 है, तो यहाँ से हो गया 5/2 गुने 15 3 18, 2 से 1 कटा 9 बार में, तो यहाँ पे आ गया 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 आया। ठीक है, चलो तो ये हो गया ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समरूप। याद रखिए सिमिलर होता है, वर्ग और जो वृत्त है वो समरूप ही होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है यहाँ पे डी जो है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो इसी का मान बताना है, इसी का मान बताना है। जब थिल्स थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग तो ये सीखते हैं ना कि AD/DB ये बराबर होगा AE/ इसी के, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो। ठीक है, AD यहाँ पे 1 दिया हुआ है, DB यहाँ पे 2 दिया हुआ है, A यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, इसी को निकालना है, काम खत्म। तो यहाँ पे क्रॉस में गुना करो, ये इधर गुना हुआ इधर गुना हुआ, तो यहाँ से हुआ 1.5 गुने 2, 1.5 को जब 2 से गुना किए तो ये 3 हो जाता है, यानी 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 27 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे ये ABC और जो त्रिभुज QRP है समरूप है, तो समरूपता पूछा जा रहा है कि समरूपता का कसौटी क्या है। देखो 2 यहाँ पे है, ये 4 है, 2 गुना, 3 यहाँ पे इसका 2 गुना, 2.5 है इसका 2 गुना, मतलब S दूसरा नंबर। साइड से ना, साइड से ये तुम्हारा समरूप कसौटी हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल F के बराबर है और एंगल C एंगल E के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि किसके कौन सा त्रिभुज किसके सिमिलर हो रहा है ना। तो देखो A के साथ D आएगा, A के साथ D आएगा,
बी के साथ एफ आएगा, बी के साथ एफ, तो ई आ गया, गलत बात। बी के साथ एफ कहीं दिख रहा है, हाँ, तो बी के साथ ए के साथ डी यहाँ दिखा, बी के साथ एफ यहाँ दिखा, और फिर सी के साथ ई आएगा, तो सी के साथ ई आया। ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया, 28 का सी हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखो, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, वो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ना Δ1 और Δ2, मान लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है पहला और दूसरा का, तो ये हो जाएगा भुजा को मान लो क्या मान लो, भुजा को मान लो A1 A2। तो मान लो A1 A2 का जो रेशियो होगा ना, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। और A1 A2 का रेशियो दिया हुआ 4/9, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल का 4/9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यानी जो रेशियो होगा क्षेत्रफल का वो होगा 16/81। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा भुजा निकालने बोल रहा है। पाइथागोरस पढ़े हो? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पढ़े हो कि पी स्क्वायर जो होता है वो होता है, पी स्क्वायर जो होता है साथ में बी स्क्वायर का अगर इसमें जोड़ दें तो ये एच स्क्वायर के बराबर होता है। जहाँ पे एच कर्ण होता है, पी लंब होता है, बी आधार होता है ना। तो कर्ण क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कर्ण दिया हुआ 13, एक भुजा दिया हुआ 12, तो मान लो पी दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर जोड़, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी में दिख रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी में दिख रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी में जब दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। 13 माइनस 12 गुने 13 प्लस 12 कितना हो गया 1, और ये हुआ 25। तो बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया 25, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे हो गया, तो बी हो जाएगा तुम्हारा 5। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से बी हो गया रूट में 25 और रूट 25 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग 30 जो MCQ था वो सॉल्व कर लिए, है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुन लो, पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये मत समझिएगा कि आपको डाटा भी सेम दे दे, डाटा चेंज कर सकता है, 13 की जगह 12, 11, 10, 9, 8, 7 कुछ ही कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, तो खूब ख्याल रखना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, यहाँ तक अगर आ गए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यहाँ पे ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, चलो बाय।